Welcome again, dear students. गुड मॉर्निंग। आज के ई कंटेंट डिस्कशन में टॉपिक जो ले रहे हैं वो बीएससी पार्ट सेकंड थर्मोडायनेमिक्स पेपर से ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ मीन्स की जो बंद पात्र है उसमें जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, उनके पथ की चर्चा करनी है कि कितना फ्री पाथ होगा वो। तो फ्री पाथ का मतलब है कि कोई भी अणु बंद पात्र में बिना टकराए जितनी दूरी तय कर लेता है वो उसका मुक्त पथ होता है। और मुक्त पथ ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है। फ्री पाथ हमेशा सरल रेखा होगा। वजह क्योंकि वहां तक अणु बिना टकराए गति कर रहा है। अब चूंकि बंद पात्र तो बहुत बड़ा है, तो वो बड़ा इन द सेंस कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट वॉल्यूम इज वेरी वेरी लार्ज। तो जब भी कोई अणु गति करेगा तो कभी तो वो अणु पहले टकरा जाएगा, कभी बाद में टकरा जाएगा, कभी तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर जो वो टक्कर करेगा उसके फ्री पाथ्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कभी जैसे पार्टिकल यहाँ से गुजरा, यही टकरा गया, फिर बाद में उसको देर तक नहीं मिला, फिर बाद में उसको देर तक नहीं मिला। तो दिस पाथ आर डिफरेंट डिफरेंट इन कॉलिशन। तो फिर जब ये मुक्त पथ अलग अलग ही हो गए तो ये प्रासंगिक नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, एक लंबे टाइम इंटरवल में बात करेंगे और उस लंबे टाइम इंटरवल में जितना पथ ट्रेवल हो जाएगा मुक्त, जितना फ्री पाथ ट्रेवल हो जाएगा उसमें उस टोटल फ्री पाथ को अपन समेशन कर लेंगे और डिवाइड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलिशंस, कितनी टक्करों की संख्या है उससे डिवाइड करेंगे तो वो मीन फ्री पाथ आएगा। क्योंकि फ्री पाथ की लंबाई तो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, देयरफॉर वो रेलिवेंट नहीं है। तो रेलिवेंस किसकी रह जाएगी, मीन फ्री पाथ की। तो मीन फ्री पाथ अणु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा t समय में टक्करों की संख्या। t समय में मतलब समय तो लेना पड़ेगा। t समय में अणु द्वारा तय की गई कुल दूरी मीन्स टोटल फ्री पाथ्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलिशंस इन दैट पर्टिकुलर टाइम। उस टाइम इंटरवल में कितने कॉलिशंस होंगे उनकी संख्या। मीन फ्री पाथ डिनोटेड बाय लैम्बडा। और मान लीजिए t सेकंड में या t समय में नंबर ऑफ टोटल फ्री पाथ्स कितने n और टक्करों की संख्या कैपिटल N है, तो ये उसका मीन फ्री पाथ हो जाएगा। अब हमको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज्ञात करना है।
माध्य मुक्त पथ का गणितीय फॉर्मुलेशन, संरूपण या एक्सप्रेशन। तो पहले तो इसकी अवधारणा ये समझनी पड़ेगी कि टक्कर कब हो सकती है। मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं, two molecules जिनके व्यास स्मॉल डी है। तो स्वाभाविक है, मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, डी। इसको बोलते हैं प्रभावी व्यास, अणु का प्रभावी व्यास। मतलब ये दो अणु तभी टक्कर कर सकते हैं, कब, जबकि उनके सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी कितनी हो जाए, टी। भाई ये टच होंगे एक दूसरे से तभी तो क्या होगी, टक्कर। तो कोलिशन के लिए जरूरी है कि उनके सेंटर ऑफ मास के बीच की जो डिस्टेंस है वो प्रभावी व्यास के बराबर हो जाए, तो टक्कर हो जाएगी। अब आपको पता है पात्र में सारे अणु रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई भी अणु स्थिर नहीं है। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहता है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी मॉलिक्यूल स्थिर अवस्था में नहीं है, सभी गति कर रहे हैं। लेकिन अब सभी की गति हमको एक अणु का प्रभावी व्यास, एक अणु के लिए मीन फ्री पाथ ज्ञात करना है। तो हम ये मान के चलेंगे कि केवल एक अणु ही गतिशील अवस्था में, बाकी सब स्थिर अवस्था में। ऐसा होता नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली मानना पड़ेगा हमको मैथ्स देने के लिए। तो सुविधा के लिए माना एक अणु को छोड़कर सुविधा के लिए माना कि एक अणु को छोड़कर अन्य सभी अणु स्थिर हैं। वैसा होता नहीं है, लेकिन हमको मैथमेटिक्स डिफाइन करनी है तो हमको ये अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। तो कोई भी वो अणु गति कर रहा है, बाकी सब स्थिर है, तो वो अणु टक्कर में कब आएगा, जबकि ये दूरी हो जाए किसी अन्य अणु के साथ, उस अणु के अन्य अणु के साथ मिलकर जो उनके बीच के जो सेंटर ऑफ मास है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाए, डी, तो टक्कर कर जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस डी को त्रिज्या मानकर एक क्या खींच दिया जाए, गोला, तो जो वृत्ताकार आएगा वो उसका एरिया कितना आएगा, पाई डी स्क्वायर। मतलब ये जो d है, ये d है, इसमें जो भी अणु आ जाएंगे, क्योंकि ये गति कर रहा है, तो जो भी अणु इस संपर्क में आ जाएंगे, इस दूरी पे, इस डिस्टेंस पे, या इस एरिया में, या इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जो भी अणु आ जाएंगे, सबके सब टक्कर कर लेंगे, सबके सब टक्कर कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं हम कोलिशन क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब ये वो क्षेत्रफल होगा, वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा जिसमें कोई भी अणु एंट्री करता है, वो अणु जिस इस क्षेत्रफल में जैसे एंट्री करता है, दूसरे अणु के साथ उनमें कोलिशन हो जाएगा। तो कोलिशन का एक शर्त ये है। अब हमको ज्ञात करना है यहाँ पे लैम्बडा, वो होता है L/N, मतलब टोटल फ्री पाथ्स
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिशंस इन दैट टाइम। तो मान लीजिए t समय में, ये समय t समय में वो यहां चल जाता है। कोई भी अणु गति करता करता जो गतिशील है वो t समय में कहां चला जाता है, और उसका औसत वेग क्या मान रखे हैं, v बार। v बार से गति कर रहा है तो t समय में कितनी दूरी तय कर लेगा वो, v बार इंटू टी। मान लीजिए कोई अणु यहां से चला और यहां तक आया और उसमें मान लीजिए t समय ले रहा है वो, तो उस t समय में वो टोटल मुक्त पथ कितना हो जाएगा उसका, L बराबर v बार इंटू टी, जहां v बार क्या है, उसका औसत वेग। और माना बेलनाकार पात्र में प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या स्मॉल n है। इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, क्योंकि ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और पाई डी स्क्वायर, ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया उसका, और ये लंबाई होगी। तो t समय में वो जो एरिया स्वैप करेगा या जो वॉल्यूम स्वैप करेगा वो कितना वॉल्यूम होगा, सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इंटू एल। तो कितना आयतन हो जाएगा, बेलनाकार इसका आयतन हो जाएगा आपका सिग्मा v बार इंटू टी। v बार टी तो लंबाई होगी और ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो इस बेलन का जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा v बार इंटू टी। और पर यूनिट वॉल्यूम में अणुओं की संख्या कितनी है, स्मॉल n, तो इस बेलन में कितनी हो जाएगी, n से और गुणा हो जाएगा। ये कितने क्या हो जाएगी, इसमें अणुओं की संख्या, ये अणुओं की संख्या जितने अणु होंगे उतने टक्कर होगी। तो इनडायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं कि टक्करों की संख्या इज इक्वल टू n सिग्मा v बार इंटू टी, जहां n पर यूनिट वॉल्यूम में अणुओं की संख्या है, सिग्मा पॉल्यूशन क्रॉस सेक्शन एरिया है, v बार टी उस बेलन की लंबाई हो जाएगी। ये टी टाइम में जो वॉल्यूम स्वैप करेगा वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिग्मा v बार टी। ये और लंबाई कितनी है, L। तो लैम्बडा बराबर कुल पथ तो L अपॉन टक्करों की संख्या। तो L तो कितना हो गया, v बार इंटू टी, और n टक्करों की संख्या भी बताई थी, स्मॉल n सिग्मा v बार इंटू टी। v बार टी से v बार टी कट जाएगा, 1 अपॉन सिग्मा n। सिग्मा का क्या मान है, कोलिशन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर n। ये माध्यम मुक्त पथ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। लेकिन मैक्सवेल ने एक संशोधन दिया है, मैक्सवेल के अनुसार ये माध्यम मुक्त पथ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है वो 1/√2 पाई डी स्क्वायर n। 1/√2 क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि हमने जो कल्पना करी है मैथमेटिक्स देने के लिए माध्यम मुक्त पथ की, वो कल्पना करी है कि एक ही अणु गतिशील है, बाकी सब स्थिर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो अंकित मान में जो डिफरेंस है उसने जो मैथमेटिक्स करी उसने संशोधन दिया कि 1/√2 का फैक्टर हो रहा है। तो ये माध्यम मुक्त पथ का
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब घनत्व पर माध्यम उत्पत्ति, घनत्व पर निर्भरता। तो अगर एक अणु का द्रव्यमान m है और पर यूनिट वॉल्यूम में अणुओं की संख्या n है, तो ये क्या हो जाएगा, एकम आयतन में द्रव्यमान रो। तो यहां से n बराबर क्या लिख सकते हैं, रो बाई एम। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा इस केस में, 1/√2 1/πd², n की जगह रो बाई एम। तो लैम्बडा प्रोपोर्शनल हो गया इक्वल एम और लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/रो। तो घनत्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और माध्यम उत्पत्ति। दूसरी डिपेंडेंस हम माध्यम उत्पत्ति ताप एवं दाब पर निर्भरता। आदर्श गैस अवस्था समीकरण से हम जानते हैं P बराबर NKT होता है, जहां स्मॉल n एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है, P प्रेशर है, T टेम्परेचर है। तो n का मान कितना हो गया यहाँ से, P/KT। हम माध्यम उत्पत्ति में रख देंगे 1/√2। तो क्या था, मैक्सवेल संशोधन था, πd², n की जगह क्या रख देंगे, P/KT। तो लैम्बडा T के भी समानुपाती हो गया और लैम्बडा 1/P प्रेशर के, मतलब माध्यम उत्पत्ति ताप के तो समानुपाती और दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये डिस्कशन था अबाउट मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन आइडियल गैसेस गिवन बाय मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। थैंक यू।